नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करेंगे व्हाइट हाउस में जारी डिनर डिप्लोमेसी की। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने राजकीय दौरे पर अमेरिका की यात्रा पर है और यहां राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। इस वक्त वो वहां राष्ट्रपति निवास यानी कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त कुछ देर पहले तक डिनर कर रहे थे। अब वो डिनर हो चुका है और इस डिनर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। डिनर के बाद अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा। एक संयुक्त सत्र को वो संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार बताया जा रहा है कि आज शाम तक प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री के इस यूएस दौरे पर सबकी नजर है। अब देखना ये होगा कि तमाम चीजें जो बातें निकल कर आ रही है कि क्या अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, उस पर क्या बात बनती है। रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में क्या दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो किस तरह से और आगे बढ़ेंगे, इस पर सबकी निगाह रहेगी। तो डिनर डिप्लोमेसी के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ अनमोल सौगात भी दिए, तोहफे भी दिए, जिनमें कि 20वीं शताब्दी की अमेरिकन बुक गैले विंटेज कैमरा, जिसके साथ जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडेक कैमरे के पेटेंट के अभिलेख का रेप्लिका भी है। प्रिंट और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर पुस्तक भी है। वहीं जो बाइडेन की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता संग्रह की पहली साइंड कॉपी भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो बाइडेन को भगवद गीता यजुर्वेद की एक आध्यात्मिक किताब भेंट की है। इसके अलावा छोटे छोटे कई तोहफे यहां पर दिए गए हैं जो कि भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर ये दिए गए हैं। जबकि फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने इको फ्रेंडली एक बेशकीमती हीरा तोहफे में दिया है। तो यहां पर डिनर डिप्लोमेसी जारी है। जो डिनर एक प्राइवेट डिनर था, ये वॉशिंगटन डीसी में जो व्हाइट हाउस के भीतर ये डिनर अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। तो यहाँ पर क्या उस डिनर के दौरान बातचीत हुई है वो डिटेल्स अभी आना बाकी है। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो गिफ्ट्स, जो यहाँ पर अनमोल तोहफे दिए गए हैं जो बाइडेन को, उनकी पत्नी जिल बाइडेन को, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी अमेरिका की तरफ से भी जो बाइडेन की तरफ से गिफ्ट मिले हैं। हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में ही मौजूद है। किस तरह से पूरी डिनर डिप्लोमेसी जारी है, सुनते हैं महा सिद्दीकी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 बजे के करीब यहाँ के अमेरिका के वक्त अपने होटल से निकले, व्हाइट हाउस गए। बहुत ही नजदीक है, हार्डली 1 मिनट का रास्ता है। व्हाइट हाउस गए, वहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन और जिल बाइडेन दोनों ने उनका वहां पर स्वागत किया। वहां पे कुछ पिक्चर्स हुई, उसके बाद वो अंदर गए। अंदर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि गेस्ट हैं, उनको एक बुक साइन करनी होती है। उसके बाद जो तोहफे हैं दोनों तरफ जो एक दूसरे को दे रहे हैं वो एक्सचेंज करे जाते हैं। तो तोहफों में हमने देखा कि जो अमेरिकन साइड से है, प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से एक पुराना एक कैमरा, मतलब विंटेज कैमरा जिसे आप कहेंगे, पुरानी किताबें जो कि एडिशंस जल्दी मिलते नहीं हैं वो, और भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह के गिफ्ट्स दिए हैं। लेकिन एक जो खास गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तरफ से जो बाइडेन को गया है वो सिग्निफाई करता है कि वो 80 साल के हो गए हैं। भारत के कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, जो 80 साल का होता है उसने 1000 फुल मून्स देखे होते हैं। जो ये गिफ्ट है एक लकड़ी के बॉक्स में जो बहुत अच्छे से कार्व्ड है, उसमें ये लिखा हुआ है 1000 फुल मून्स जिसने देखे हैं, जो बाइडेन 80 साल के हैं। उसमें छोटे छोटे और गिफ्ट्स हैं जो कि फिर से भारत की संस्कृति दर्शाते हैं। इसमें चावल है, तिल दान है, भू दान के लिए चंदन रखा गया है और क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी रखा गया है। तो इस तरह से दोनों तरफ ने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए।
और इससे पहले वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की कुछ नामी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ लॉरेंस कल्प जूनियर से भी वो मिल चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के सीईओ संजय मल्होत्रा से भी मुलाकात उन्हें की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, फिर वो चाहे अलग अलग कंपनी के सीईओज हों या फिर एजुकेशनिस्ट हों, और तमाम लोगों से मुलाकातों का सिलसिला ये चल रहा है। तो वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री ने भारतीय अमेरिकी सीईओ संजय मल्होत्रा से मुलाकात की। माइक्रॉन इनोवेटिव और एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद जिल बाइडेन ने कहा कि हमारा रिश्ता सिर्फ सरकारों के बारे में नहीं है, बल्कि हम उन परिवारों और मित्रता का जश्न मना रहे हैं जो दुनिया भर में फैले हैं, जो हमारे दोनों देशों के संबंध को मजबूत करते हैं। अमेरिका और भारत की साझेदारी गहरी और व्यापक है, क्योंकि हम संयुक्त रूप से वैश्विक चुनौतियों से निपटते हैं। आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। तो प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा के पहले चरण में वो न्यूयॉर्क में थे और दूसरे चरण में वॉशिंगटन पहुंचने पर ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बारिश के बीच भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर जमा हो गए और साथ ही आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी भारतीयों से भी मिले। और उससे पहले यूएन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इसको मनाया गया। भारत की इस प्राचीन विद्या को 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने ही खास मान्यता दी थी, जिसके बाद हर साल 21 जून को दुनिया के कई देश योग दिवस मनाते हैं। आपको बता दें, इस बार प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 135 देशों के लोगों के साथ योग किया, जो कि रिकॉर्ड बना। Now we'll bend forward. So we'll take Shashakasana, the hare posture. So be careful. Yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga
is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. बुधवार को कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर के हालात पर एक वीडियो संदेश जारी किया। सोनिया गांधी ने वहां के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर के जो हाल हैं वो हमारे दिल पर घाव की तरह हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions and backgrounds. तो यहाँ गर्मी के बाद बात करते हैं भारी बरसात की। दरअसल तूफान बिपरजॉय के कारण राजस्थान में औसत 92 मिलीमीटर से ज्यादा पानी अब तक बरस चुका है, जो कि औसत के मुकाबले 220% ज्यादा है। यानी कि मानसून में जुलाई में होने वाली बारिश जून में ही हो गई है। इसकी वजह से शहरों में भले ही कुछ परेशानी हुई हो, लेकिन किसानों के लिए ये आपदा वरदान बताई जा रही है। राजस्थान में 70% खेती बारिश पर निर्भर है और इस बरसात में किसानों ने एक हफ्ते पहले ही बुआई और जुताई का काम शुरू कर दिया है। नेवारू गांव के 51 साल के किसान शंकरलाल यादव ने अपने खेत में जुताई करके बुआई भी शुरू कर दी है। बाजरा, गंवार, मूंगफली और मूंग की फसल की अब तैयारी है। 2 दिन से अच्छी बरसात हुई है और समय से पहले अब ये बुआई हो रही है। देखो, बिपरजॉय के कारण किसानों को तो बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अपने जो मानसून है वो जुलाई के फर्स्ट सप्ताह या जून के लास्ट सप्ताह में आता है, लेकिन इस बार 10-15 दिन पहले ये बरसात आने से यानी किसानों को बाजरे की फसल में, मूंगफली की फसल में, मूंग की फसल में बहुत फायदा हुआ है। सराना डूंगर में गोपाल लाल शर्मा बीज खरीदने आए हैं। खेत तैयार है और वो अब बाजरा की बुआई समय से पहले कर देंगे। बिपरजॉय के कारण मानसून से पहले हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। 15 दिन पहले नहीं है तो बहुत ही बढ़िया टाइमली बारिश है, तो इस टाइम पे पीक टाइम चालू हो गया ना, बाजरा और गुआर का, मक्का का, मूंगफली का, ये फुल पीक टाइम है इस टाइम पे। तो इसलिए किसानों में तो खुशी तो है ही भाई, टाइम पे बरसात हो गई और टाइम पे बिजाई हो जाएगी, टाइम पे फसल भी अच्छी तरह से पक जाती है ना। जो 15 रोज बाद में बहती और आज 15 रोज पहली बरसात आई है ना, तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई है। पूरे राजस्थान में 220% से अधिक बारिश हुई है और 19 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही और अजमेर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जो अब सुधर रहे हैं। 87 कच्चे घर, 225 स्कूली भवन और 35,000 घरों में नुकसान हुआ है। लेकिन साथ ही पाली, जालौर और सिरोही में 60 बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है, जो सिर्फ खेती ही नहीं लेकिन इन जिलों में पेयजल की स्थिति भी सुधारेगी। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्याज उत्पादक किसान परेशान है। पिछले महीने हुई बेमौसम बरसात का असर प्याज के उत्पादन पर पड़ा, तो वहीं बाजार में किसान 2 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से किए गए तमाम दावों के बीच जमीनी स्तर पर किसानों के लिए फिलहाल कोई राहत मौजूद नहीं है और नुकसान को झेलते हुए किसान प्याज बेच रहे हैं। अहमदनगर जिले की नगर तहसील के बाला साहेब पवार ने 3 एकड़ की खेत में प्याज उगाए। इसके लिए उन्होंने 40,000 रुपए प्रति एकड़ खर्च किए, लेकिन बाजार में 2.5 रुपए प्रति किलो कीमत की वजह से उनको हर एकड़ पर केवल 15,000 रुपए ही मिल सके। पिछले 2 महीने में प्याज की कीमत क्विंटल में
250 रुपये से माल मेरा बेचा, तो 1 एकड़ में मेरे को 15,000 रुपये मिले और खर्चे हो गए 40,000, तो मेरे को 25,000 लॉस हो गया। और ये प्याज करने में ये शासन ने जो अनुदान भी नहीं दिया और ये 3 एकड़ में 75,000 इसका तोटा हो गया। इसमें खेती करने की है क्या नहीं करने की। और मैं एक सुशिक्षित किसान हूँ, खेती मेरी अच्छी तरह से करता हूँ, लेकिन भाव खराब होने के कारण अभी क्या करने का क्या नहीं ये सोचने में बहुत दीर्घायु हो रहे हैं। प्याज की बम्पर फसल और बाजार में कम मांग होने से किसान बेहाल हैं। व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र के साथ ही अब दूसरे राज्यों के किसान भी प्याज उगाने लगे हैं। इस वजह से अब दूसरे राज्यों में जाने वाले महाराष्ट्र के प्याज की मांग कम हुई है। 4 ते 5 महिने झालं आमचा कांदा अक्षरशः काडी मोल विकतोय, शासन आमच्याकडे लक्ष देत नाही। 4 से 5 महीने से हमारे प्याज की कीमत कौड़ियों की है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, केवल वो बयान दे रहे हैं। 2 रुपए किलो प्याज बेचने के बावजूद सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान क्या करेगा। म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा शेतकऱ्याला आज फक्त मिठीच आणून सोडलं या शासनाने। आमची शेती ही ड्राय भागातली शेती आणि कांदे या पिकावरच आहे आमची शेती। हम सूखे भाग के किसान हैं और प्याज के अलावा हम कुछ नहीं उगा सकते। प्रति क्विंटल खर्च 45,000 रुपए है। बेमौसम बारिश ने प्याज की क्वालिटी को ख़राब किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 रुपए मिल रहे हैं। हम अपना खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। सरकार ने अनुदान देने का ऐलान किया था, हमने सारे दस्तावेज भी दिए, लेकिन कोई अनुदान नहीं मिला। हमसे रोज नए कागज मंगवाए जा रहे हैं। पैसे सुद्धा निघत नाहीत आम्हाला। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पन्न निकलता है। अभी महाराष्ट्र में जितना उत्पन्न इसके पहले होता था उसके ज़्यादा भी उत्पन्न अभी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल उधर स्थानिक हो रहा है। इसके लिए उधर जो इधर से कांदा खरीद करके खरीदार जो भेजते थे वो कम हो गया। बोले इसकी वजह से उसके जो रेट जो कम आ रहे प्याज के। सही कीमत नहीं मिलने के मुद्दे पर इसी साल मार्च महीने में किसानों ने नासिक से मुंबई के लिए लॉन्ग मार्च निकाला था। तब सरकार ने किसानों की सहायता का आश्वासन देते हुए लॉन्ग मार्च खत्म करवा दिया था, लेकिन अब भी हालात नहीं बदलने से किसान नेता सरकार से नाराज हैं। जब किसान सभा की अगुवाई में दिंडोरी से वासिन तक पैदल लॉन्ग मार्च निकला, बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ, तब महाराष्ट्र की सरकार ने इस प्रकार की नौबत फिर से प्याज उत्पादक किसानों पे नहीं आएगी, सरकार इंटरवेन करेगी और किसानों को राहत देगी, इस प्रकार का लिखित स्वरूप में आश्वासन दिया था। लेकिन आज जब किसान बहुत संकट में है, 2 रुपये प्रति किलो की दर से अपनी प्याज बेचने के लिए मजबूर है, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार के मंत्री कुछ नहीं कर रहे, किसानों को एक तरफ से अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। सरकार की ओर से अब भी जहां किसानों को जल्द राहत देने की बात की जा रही है, तो वहीं सवाल ये है कि वाकई किसानों को राहत कब मिलेगी और पहले भी सरकार ने जो आर्थिक सहायता किए जाने का वादा किया था, उस वादे को सरकार कब पूरा करेगी। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड 52,699 कांस्टेबल पदों के लिए सीधी भर्ती करने जा रहा है, जो राज्य पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती अभियान होगा। यूपी सरकार की कोशिश यहां पर यह है कि भर्तियां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही की जाएं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी सरकार के इस ट्वीट के बाद सरकारी नौकरी के सपने देख रहे लाखों बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी की लहर है। यूपी पुलिस में जल्द ही 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्तियां की जाएंगी। भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और नकल माफिया लिखित परीक्षा में गड़बड़ी ना कर दें, इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वादा किया था कि पारदर्शी तरीके से भेदभाव रहित नौकरियां दी जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने 52,000 से अधिक पद सिपाही के विज्ञापित किए हैं, जिनकी नियुक्ति भेदभाव रहित होगी, पारदर्शी आधार पर होगी
और उनकी मेधा के अनुसार होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 महीनों में यूपी पुलिस में लगभग 62,424 भर्तियां निकाली जाएंगी। इनमें कांस्टेबल 52,699, सब इंस्पेक्टर 2,469, रेडियो ऑपरेटर 2,430, क्लर्क 545, कंप्यूटर ऑपरेटर 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर 55, जेल वार्डन 2,833 और कुशल खिलाड़ियों के लिए 521 नौकरियों की भर्ती निकाली जाएगी। यानी कुल पद होंगे 62,424। इन भर्तियों की सुगबुगाहट के चलते नौजवान खुश तो हैं, लेकिन पेपर लीक की आशंका से डरे भी हुए हैं। पहले 2015 में कांस्टेबल भर्तियों पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से भर्तियां हो पाई थी। तो हम लोगों के लिए अच्छी चीज है, गुड न्यूज है अगर गवर्नमेंट ने इतनी वैकेंसीज निकाली है। जो टीचर्स के पद हैं और उसकी वैकेंसी अगर रिलीज की जाए तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि होता क्या है जैसे ही 40 इयर्स है एंड ऑल, कुछ एक एज का भी लिमिटेशन आ जाता है। तो हर एक इंसान का रहता है कि भाई जब मेरा अगर वो एज है, चीजें हैं, तो उतने टाइम पीरियड में हमारे पास वैकेंसी आए जिससे हम तैयारी करके वहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सके। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है 92,000 का अप्रॉक्स है, उसके लिए बहुत मतलब ये है, और बल्क में वैकेंसी है तो सिलेक्शन का ज्यादा चांस बच्चों के लिए रह रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला था। योगी सरकार को पता है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को यूपी में वापस से एक बेहतर प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री बनाना है तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तो अपने किए हुए वादे भी पूरे करने हैं। यही वजह है कि ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर ली जाए, इसके सख्त आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। लखनऊ में सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जब 22 तारीख को मुलाकात करेंगे तो एक बड़ी अनाउंसमेंट सेमीकंडक्टर्स के अराउंड होगी। ये माइक्रॉन जो अमेरिकी कंपनी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में गुजरात में सेटअप करने की बात चल रही है। हिमांशु ने बात की मंत्री राजीव चंद्रशेखर से, उसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बीच सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में शामिल अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी अब भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भारत में 2.75 अरब डॉलर यानी करीब 22,516 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक माइक्रॉन के निवेश के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल गई है और इसकी घोषणा जल्दी ही की जाएगी। इस फैसले के तहत माइक्रॉन भारत में एक नया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी। एनडीटीवी द्वारा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के निवेश के प्रस्ताव पर पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और टेस्ला एसवी समेत दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है और उन्हें उम्मीद है कि माइक्रॉन भारत में निवेश के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की सोच के साथ आगे बढ़ेगी। खबर है कि माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं, वो भारत में निवेश करना चाहती है। सेमीकंडक्टर यूनिट्स के चिप्स बनाने में प्लांट्स ने सेटअप करना चाहती हैं। सरकार ने अपनी तरफ से क्या इंसेंटिव्स ऑफर किया है? देखिए, इंसेंटिव पैकेज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही एक तरह से डीप विजन के साथ दिसंबर 2021 में उन्होंने अनाउंस किया था। ये 76,000 करोड़ का एक पैकेज है। पूरा सेमीकंडक्टर इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, जो 75 साल से हमारे देश में सेमीकंडक्टर का कोई दुनिया बना नहीं था, और अगर बना था वो उसका कोई इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस नहीं रहा। तो एक तरह से एक मॉडर्न ग्लोबली कंपेटिटिव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करने का उनका एक विजन दिसंबर 2021 को उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद हमने बहुत इस 1.5 साल में बहुत काम किया है, और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हो भी चुके हैं। हमारे टैलेंट, हम 85,000 इंजीनियर्स बना रहे हैं वीएलएसआई की दुनिया में। हमने डिज़ाइन में काफ़ी सारे कंपनियों, स्टार्टअप्स को सपोर्ट किए हैं,
आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि फैब और पैकेजिंग की दुनिया में मल्टी बिलियन डॉलर के अनाउंसमेंट्स होंगे। माइक्रोन टेक्नोलॉजी पर्सनल कंप्यूटर्स और डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। माइक्रोन के प्रस्तावित सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेटअप होने से करीब 5000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जिसमें सेमीकंडक्टर है, क्वांटम है, एआई है। इसमें भारत के स्टार्टअप्स और भारत के इंडस्ट्री और भारत के एकेडमिक्स एक साइड और यूएस गवर्नमेंट, यूएस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूएस स्टार्टअप्स और यूएस कंपनीज बहुत क्लोजली वर्क करेंगे ताकि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज हम शेप करें। इस पार्टनरशिप द्वारा उसका एक तरह से शेपिंग हो। तो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो ऐतिहासिक विजिट है, इससे ये जो हमने एमओयू साइन किया है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जिसमें सेमीकंडक्टर भी एक पार्ट है। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी थी। इसके बाद से दुनिया की कई बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में बड़े स्तर पर निवेश की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।